हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देखा जाए तो म्यूटेशन हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। म्यूटेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितना म्यूटेशन आपको दिया हुआ है और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जितना म्यूटेशन आता है वो कंप्लीट म्यूटेशन वाला पार्ट मैं आपको एक ही साथ में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखा जाए तो एनसीईआरटी में पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को दिया हुआ है, लेकिन जब तक आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को नहीं समझेंगे तब तक आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ लाइंस को नहीं समझ पाएंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुछ अलग टाइप के लेवल के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, यानी कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, जैसा मैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग से आपको बोलती आ रही हूँ कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको पहली बार ये रियलाइज होगा कि बायो में इतना कुछ भी होता है क्या, बायो में ये सब कुछ भी होता है क्या, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बायो क्या है कि अपने आप में ये जो बायोटेक्नोलॉजी और स्पेशली जेनेटिक्स वाला पार्ट है ये आपको एक्चुअल में बायो का लेवल बताएंगे कि बायो भी क्या है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हवाबाजी मत करो इसमें, हलवा मत समझो इसको। ज़्यादा ज्ञान न देते हुए मैं आपको बता देती हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही दूसरा नाम है डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, इसे ही हम बोलते हैं बच्चों डीएनए टेस्ट या डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप बोल सकते हो डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टेस्ट, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि इसी को हम बोलते हैं डीएनए टाइपिंग। इनमें से कोई भी नाम आए समझ जाओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बोला जा रहा है। अब क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए आपका और मेरा डीएनए, या फिर मैं बात करूं कि इस धरती पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सभी का जो डीएनए है ना वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट हमारे डीएनए का पार्ट सिमिलर है, लेकिन हम सभी के डीएनए का कुछ पार्ट हर किसी इंसान में पर्टिकुलर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल में डीएनए का कुछ पार्ट यूनिक होता है, यानी कि मेरे डीएनए का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपसे नहीं मिलता होगा या फिर वो दुनिया में किसी और से नहीं मिलेगा। तो यही क्या होता है कि हम सबका डीएनए का कुछ पार्ट क्या होता है, एक दूसरे से यूनिक होता है, एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से स्पेशल होता है। और जब हम दुनिया में कोई भी कांड करेंगे, कोई क्राइम कर दिया हमने, तो वही जो आपका डीएनए यूनिक है, यूनिक डीएनए, स्पेशल डीएनए है, उसी डीएनए की वजह से क्या होगा, आप लोग या फिर मैं करूंगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। यानी कि क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी इंसान को क्या होता है, उसके स्पेशल या यूनिक डीएनए के बेसिस पे क्या होता है कि उसका पता लगाया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। यानी कि बाकी चीजें सिमिलर है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट ऐसा होगा जो ना तो मेरा आपसे मिलेगा ना आपका किसी और से मिलेगा, ठीक है, इवन आपके पेरेंट्स से भी नहीं मिलेगा। तो वो जो स्पेशल डीएनए है वही आप जब भी जिंदगी में कोई कांड करने जाओगे ना, तो वही स्पेशल डीएनए क्या करेगा, आपको पकड़वाने में हेल्प करेगा। तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है दैट इट इज अ टेक्निक, it is a technique it is a technique to identify, एक सेकेंड, it is a technique to identify a person on the basis of his or her DNA specificity। क्या होता है कि एक टेक्निक होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी इंसान को उसके यूनिक डीएनए स्पेशल, यानी कि यूनिक डीएनए या फिर डीएनए स्पेशलिटी के साथ में क्या हो सकता है कि उसको पहचान सकते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है, ठीक है।
अब क्या हुआ था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सर एलेक्स ज़ेफर, ठीक है। और इंडिया में इसके बारे में यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इंडिया में सबसे पहले बताया था डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने। तो अगर पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कस किया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। बट आज कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, लाइक एक सेकेंड। तो इस टेक्निक के बारे में इनिशियली किसने बताया था? टेक्निक के बारे में इनिशियली बताया था किसने? सर एलेक्स ज़ेफर ने। टेक्निक इनिशियली डेवलप्ड बाय सर एलेक्स ज़ेफर। इनिशियली इस टेक्निक के बारे में बताया था सर एलेक्स ज़ेफर्स ने, और उसके बाद में इन इंडिया में किसने बताया था इसके बारे में? अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर वीके कश्यप। इन इंडिया दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड, दिस टेक्निक was developed by डॉक्टर वीके कश्यप। क्या होता है कि इंडिया में कुछ ऐसा ही नाम होता है बेटा, डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है, तो इंडिया में वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने बताया था। अब देखिए कि इंडिया के अंदर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर कहाँ पे अवेलेबल है? कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर है CDFD हैदराबाद। कहाँ पर है? कि हैदराबाद के अंदर है। तो मेन सेंटर इन इंडिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन सेंटर इंडिया में कहाँ है? मेन सेंटर इन इंडिया मेन सेंटर इन इंडिया CDFD। CDFD हैदराबाद। तो मेन सेंटर कहाँ पर है? कि हैदराबाद के अंदर है। CDFD हैदराबाद में क्या है? मेन सेंटर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और इसकी फुल फॉर्म क्या है CDFD की? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। क्या होता है? CDFD हैदराबाद में मेन सेंटर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एक यूनिक जो है डीएनए होता है हम सभी का, मेरा अलग है, आपका अलग है, कि यूनिक डीएनए है हम सभी के पास में। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी हमें बोलती है कि देखा जाए प्रिंसिपल क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि 99.9% डीएनए हम सभी का क्या है? सिमिलर है। 99.9% डीएनए हम सभी का सिमिलर है। 0.1% डीएनए क्या होता है? हम सभी का यूनिक होता है, यानी कि एक दूसरे से अलग होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो प्रिंसिपल की बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो अबाउट क्या बोलता है प्रिंसिपल? हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि अबाउट 99.9% of DNA of all human DNA are similar. Of all human DNA is similar, and only 0.1% DNA, only 0.1% DNA is different. सिर्फ इतना ही डीएनए क्या होता है? अलग होता है हम सभी का, और बाकी 99.9% डीएनए हम सभी का एक दूसरे से क्या करता है? मैच करता है, सिमिलर होता है। तो ये 0.1% जो डीएनए है,
देखें इसको कि ये 0.1% डीएनए कितना हुआ, तो हमारी जो ह्यूमन बींग्स की हैप्लॉइड सेल होती है उसमें जीनोम का नंबर कितना होता है कि उन ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन जीनोम की हैप्लॉइड सेल की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जीनोम की हैप्लॉइड सेल में डीएनए सीक्वेंस कितना होता है कि यहाँ पर होता है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। इतना जीनोम प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल के अंदर। अब इसमें कितना कि ये टोटल है, इतना प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेल में डीएनए, तो ये 0.1% क्या है, डिसिमिलर है, यानी कि डिफरेंट है बाकी सबसे। बाकी 99.9% तो क्या है, एक जैसा है। तो देखते हैं ये 0.1% को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो एक्चुअल में ये कितने बेस पेयर्स हुए, तो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स क्या है, सभी के सिमिलर है। और 0.1% क्या होता है कि 0.1% जो है हमारा डिफरेंट होता है एक दूसरे से डीएनए। तो ये 0.1% हुआ हमारा कितना, 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। तो ऑलमोस्ट इतना सारा डीएनए, यानी कि इतने सारा सीक्वेंस डीएनए के क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे से अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। तो बहुत है अपने आप में भाई, इतना 0.1% भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो। इतने सारे बेस पेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये डिफरेंट होता है, बाकी तो 99.9% डीएनए हम सभी का एक दूसरे से मैच कर सकता है। लेकिन यही स्पेशल डीएनए हम जब भी कांड करेंगे हमें क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, यानी कि पुलिस या सीबीआई की कस्टडी में आने से नहीं रोक सकता, यही आने देगा। मतलब देख लो अपनी चीज क्या हो रही है, दगाबाज हो रही है यहाँ पर। अब एक बात बताइए कि हम बोल रहे हैं 99.9% डीएनए तो हम सभी का सिमिलर होता है, और 0.1% डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट होने का रीजन क्या है, क्यों होता है ये एक दूसरे से डिफरेंट 0.1% डीएनए भी, ये होता है किसकी वजह से, ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से। यानी कि म्यूटेशन की वजह से ये 0.1% जो डीएनए है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, यूनिक हो जाता है। तो ऐसा किस वजह से हुआ है कि these difference have arisen, these difference has arisen due to mutation। तो क्या होता है कि देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी दो लोगों का क्या हो सकता है, सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, हर किसी के पास में अपना एक यूनिक डीएनए है, हर किसी में म्यूटेशन हुआ है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी दो इंडिविजुअल्स का, दो व्यक्तियों का सिमिलर नहीं होगा, चाहे वो आपस में भाई बहनी क्यों ना हो। लेकिन एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा, सिमिलर होगा। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि क्राइम किसने किया, तो फिर वो पुलिस का प्रॉब्लम है, सीबीआई का प्रॉब्लम है, 3rd डिग्री टॉर्चर देके या फिर किसी और तरीके से उनसे उगलवाए कि भाई तुमने किया है या नहीं किया है। लेकिन मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उनका डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, सिमिलर होता है। जबकि इस पूरी दुनिया में किसी भी, इस ये एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वरना इसके अलावा इस पूरी दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दूसरे व्यक्ति से क्या हो सकता है, सिमिलर नहीं हो सकता, हमेशा अलग ही होगा। तो यहाँ पर दूसरी लाइन क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ 2 पर्सन्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ 2 पर्सन नेवर मैच, मैच नहीं होती है, हमेशा अलग होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो लोगों का, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिमिलर आएगा। अदरवाइज इस दुनिया में किसी भी एक इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दूसरे इंसान के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। पहली चीज तो ये याद रखो। अब आपको हमेशा याद रखना है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, एक्सेप्शन है, इन दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिमिलर आएगा। तो सभी ट्विंस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिमिलर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मान लो ये एक स्पर्म है, ये एक ओवम है, आपस में फर्टिलाइज हुआ, इन्होंने बना लिया जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या हुआ, माइटोसिस
माइटोसिस होने की वजह से एक जाइगोट से दो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा कि भैया डीएनए का सीक्वेंस सिमिलर रहेगा। इस वजह से क्या होता है कि इन दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सिमिलर आएगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा किसी भी एक इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी और इंसान के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि एक तो कि दो लोगों का सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग आएगा, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग आएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरी यहाँ की सेल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ की सेल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और यहाँ की सेल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या सेम होगा क्या? तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि उस एक ही जाइगोट में आगे डिवीजन होने से मेरी ये पूरी कंप्लीट बॉडी बनी है ना भाई। एक जाइगोट में आगे डिवीजन हुए, माइटोसिस डिवीजन, तब जाके हमारी ये बॉडी बनी है। तो क्या ध्यान रखना है कि दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच नहीं करता है, लेकिन एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग सेलों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा? सिमिलर होगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों आगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग of two different cells of same individual is same, कि एक ही इंडिविजुअल की दो अलग अलग सेल्स की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिमिलर होगी, लेकिन दो अलग अलग लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक दूसरे से क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये क्या है? प्रिंसिपल है। अब देखिए आगे कि मान लो ये एक सेल है, आपकी एक सेल का ये कंप्लीट क्या है? डीएनए है। ये आपकी एक कंप्लीट सेल का क्या लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर कि ये आपकी कंप्लीट एक सेल का डीएनए है। क्या है? हमारी एक कंप्लीट सेल का ये डीएनए है। अब आपको पता है कि एक कंप्लीट सेल का ये पूरा का पूरा डीएनए है। तो इस डीएनए का क्या होता है कि मात्र इतना सा जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस होता है, यानी कि फंक्शनल डीएनए होता है। थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, इतना सा हिस्सा इस डीएनए का क्या है कि कोडिंग सीक्वेंस है, फंक्शनल डीएनए है। अदरवाइज इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ये क्या है? नॉन फंक्शनल पार्ट है। यानी कि ये कंप्लीट सेल का मैं डीएनए लेकर आई। अब इस डीएनए में हम देख रहे हैं कि इतना सा हिस्सा क्या है? फंक्शनल पार्ट है, बाकी मेजर पार्ट डीएनए का क्या है? नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं ये बोल सकती हूँ कि लेस देन 2% पार्ट जो है, लेस देन 2% पार्ट क्या होता है? फंक्शनल होता है, जबकि मोर देन 98% पार्ट क्या होता है? डीएनए का नॉन फंक्शनल होता है। क्या बोला मैंने कि एक सेल का जब हम डीएनए देखेंगे तो उसके डीएनए में बहुत कम हिस्सा क्या होता है? फंक्शनल पार्ट होता है, यानी कि लेस देन 2% पार्ट एक डीएनए का फंक्शनल होता है। बाकी 98% जो पार्ट होता है डीएनए का वो क्या होता है? नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। यानी कि इतना सा हिस्सा फंक्शनल है, बाकी सारा का सारा नॉन फंक्शनल पार्ट है डीएनए का। तो यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये क्या है? नॉन कोडिंग डीएनए या फिर नॉन फंक्शनल डीएनए। यहां से यहां तक का हिस्सा जो है, नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसका इतना सा पार्ट क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शनल पार्ट है। फंक्शनल पार्ट से समझे क्या बबुआ? फंक्शनल पार्ट है। फंक्शनल पार्ट से आप क्या समझते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो क्या करे? आगे जाके आरएनए बनाए और प्रोटीन बनाए। तो जो आरएनए और प्रोटीन बनाता है डीएनए का पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल पार्ट बोलते हैं। और जो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, डीएनए का ऐसा पार्ट जो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, वो क्या है? हमारा नॉन फंक्शनल पार्ट है। और मोर देन 98% पार्ट क्या है? नॉन फंक्शनल है। बाकी सिर्फ लेस देन 2% पार्ट ही क्या होता है? फंक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल पार्ट है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ? अब नॉन फंक्शनल पार्ट की बात कर रही हूँ। इस नॉन फंक्शनल पार्ट में भी क्या होगा बच्चों कि कुछ सीक्वेंस ऐसा होगा, यानी कि मैंने क्या बोला कि नॉन फंक्शनल पार्ट का भी, नॉन फंक्शनल जो डीएनए है,
डीएनए का वो पार्ट जो नॉन फंक्शनल है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल डीएनए। तो नॉन फंक्शनल डीएनए में भी क्या होता है कि दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस और एक होता है नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। यानी कि नॉन फंक्शनल पार्ट का ऐसा हिस्सा जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, जिसके बेस सीक्वेंस बार बार सिमिलर टाइप के रिपीट हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए। और जबकि ऐसा पार्ट नॉन फंक्शनल का जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटेटिव पार्ट या नॉन रिपीटेटिव डीएनए। और आपको पता है ये जो नॉन फंक्शनल डीएनए है, नॉन फंक्शनल जो डीएनए है उसका मेजोरिटी पार्ट कैसा होता है, रिपीटेटिव होता है। यानी कि बेस सीक्वेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो नॉन फंक्शनल पार्ट में मान लो रिपीटेटिव का मतलब क्या है, जैसे मानो ATGC क्या हो गया, जैसे ATGC ये एक सीक्वेंस है। अब ये ATGC जो सीक्वेंस है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ATGC। ठीक है, तो क्या हुआ कि नॉन फंक्शनल पार्ट का भी मेजोरिटी पार्ट कैसा होता है, रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव डीएनए से मिलकर बना होता है। लेकिन देखो नॉन फंक्शनल पार्ट का ये इतना सा हिस्सा है, इसमें मान लो कि ATCGGTCAGC ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, नॉन रिपीटेटिव है। यानी कि ये वाला सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं होगा। तो नॉन फंक्शनल पार्ट का भी मेजोरिटी पार्ट कैसा होता है, रिपीटेटिव होता है, जबकि कुछ पार्ट कैसा होता है नॉन फंक्शनल पार्ट का, नॉन रिपीटेटिव पार्ट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डीएनए है ये क्या है, रिपीटेटिव डीएनए है। यहाँ से यहाँ तक का डीएनए क्या है, रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि ये नॉन रिपीटेटिव पार्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन रिपीटेटिव डीएनए हो गया। अब क्या करवाया कि अब इस डीएनए का हम क्या करवा रहे हैं कि हम करवाते हैं इसका डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करवा रहे हैं कि इसका हम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, भाई मिसलजन और स्टॉल वाला। तो क्या होगा, डीएनए अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, बैंड बनाएंगे। तो देखिए आगे क्या हुआ है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो जब हमने क्या करवाया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मिजर और स्टेल ने करवाया था ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वही हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर करवा रहे हैं। यानी कि क्या करना है कि इस डीएनए को लेना है, ये डीएनए उठाओ, ये पूरा का पूरा डीएनए, और इस डीएनए को क्या कर दो कि इस डीएनए को हमने, ये हमारी सेल का कंप्लीट डीएनए, और इस डीएनए को क्या किया हमने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, काट देती है। डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काट के रख देती है। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं कि मर्जी पड़ेगी जहां से ही काट देगी, हर अलग अलग टाइप की होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसा भी नहीं कि एक ही जैसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है, अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है। और हर एक टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है वो डीएनए को क्या करती है, एक पर्टिकुलर फिक्स सीक्वेंस पे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे काटने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात करूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है HAE3। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HAE3 की अगर मैं बात करती हूँ तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो HAE3 है ये डीएनए को कहाँ पर काटेगी कि जहाँ पर भी डीएनए को GGCC ये जो सीक्वेंस होगा, GGCC सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जहाँ पर भी डीएनए पर, तो वह क्या होगा कि वहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेगी, डीएनए को काटने का काम करेगी। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने क्या किया है कि डीएनए को लिया, एक सेल के डीएनए को, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को से क्या कर रहे हैं, डीएनए के यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करवा रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या हुआ कि डीएनए जो था ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हैं इनको हम कहाँ पे पटक रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर पटक रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर पटक रहे हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर इन डीएनए के टुकड़ों को पटकने के बाद में इसका क्या करवा रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं। जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द डीएनए मान लो यहाँ पर आकर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, यानी कि यहाँ पर डीएनए के मोस्ट ऑफ द पार्ट ने क्या कर लिया कि यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द डीएनए के पार्ट ने क्या कर लिया कि एक मेजरमेंट बना लिया। क्या कर लिया बच्चों कि यहाँ पर आके डीएनए के मेजॉरिटी पार्ट ने क्या किया कि एक मेजर बैंड बना लिया, ठीक है, ये बैंड बन गया। और डीएनए के कुछ टुकड़े ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे क्या कर दिए, अलग से बैंड बना दिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए ने तो क्या किया कि एक मेजर बैंड बना दिया, लेकिन डीएनए के कुछ टुकड़े ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया कि अलग से छोटे छोटे क्या कर दिए कि माइनर बैंड्स बना दिए। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए ने, ज्यादातर डीएनए ने इकट्ठे होकर जो एक बड़ा सा बैंड बनाया है, इस बैंड को मैं क्या बोलूंगी कि ये जो बैंड है ये क्या है, मेजर बैंड है, मेजर बैंड है। और ये वाला जो बैंड है, ये वाले बैंड क्या होते हैं कि ये माइनर बैंड्स होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, माइनर बैंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हमने करवाया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया है हमने कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले डीएनए को कट किया, उसके बाद में एक टेस्ट ट्यूब में इन डीएनए के टुकड़ों को पटक दिया और टेस्ट ट्यूब में इन डीएनए को टुकड़ों को पटकने के बाद में यहाँ पर क्या गिराई कि यहाँ पर हमने डाली है यूवी रेज। क्या डाली है बच्चों, यूवी रेज। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे पहले डीएनए का सैंपल लिया है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर इन डीएनए के टुकड़ों को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं और यूवी रेज को पास करवा रहे हैं। जब यूवी रेज पास करवाते हैं तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डीएनए के टुकड़े आपस में मिलकर क्या करते हैं कि जैसे एक जगह पर इकट्ठा हो गए, ज्यादातर पार्ट डीएनए का एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया और वहां पर हमने यूवी रेज जब डाली तो हमने देखा कि जो बहुत सारा डीएनए का पार्ट था, हिस्सा था, उसने क्या किया, आपस में मिलकर एक मेजर बैंड बनाया। लेकिन कुछ डीएनए के पार्ट या डीएनए के टुकड़े ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया कि वो इस मेजर पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मेजर पार्ट के ऊपर की तरफ यानी कि छोटे छोटे बैंड बनाते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द डीएनए मिलकर मेजर बैंड बना रहा है, लेकिन कुछ डीएनए के टुकड़े ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, मेजर बैंड में इंक्लूड नहीं हो रहे, माइनर बैंड बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो मेजर बैंड है, इस मेजर बैंड में प्रेजेंट डीएनए को हम बोलते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए। क्या बोला मैंने कि मेजर बैंड में जो प्रेजेंट डीएनए होता है, या फिर मैं बोलूं कि मेजर बैंड जिस डीएनए को बनाता है उस डीएनए को हम बोलते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए। और आपको पता है ये जो बल्क जीनोमिक डीएनए है क्या है बच्चों, बल्क जीनोमिक जो डीएनए है ना, इस बल्क जीनोमिक डीएनए में डीएनए का कौन कौन सा हिस्सा आता है कि इस बल्क जीनोमिक डीएनए में डीएनए का कौन कौन सा हिस्सा आता है कि इसमें जो है वो इसके अंदर आता है एक तो फंक्शनल पार्ट, कौन सा आता है, फंक्शनल पार्ट इसी के अंदर आता है, फंक्शनल पार्ट या फिर कोडिंग पार्ट भी मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि नॉन रिपीटेटिव पार्ट, नॉन रिपीटेटिव पार्ट भी क्या है, इसी बल्क जीनोमिक का हिस्सा है, नॉन रिपीटेटिव पार्ट। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मात्रा में रिपीटेटिव डीएनए भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। तो पार्ट की जगह आप ऐसा करो कि डीएनए लिख लो, फंक्शनल डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए और कुछ अमाउंट में क्या है यहाँ पर कि फंक्शनल डीएनए, नॉन रिपीटेटिव डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए मिलकर क्या करते हैं कि बल्क जीनोमिक डीएनए में ये तीन तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं माइनर बैंड की बात करूं तो माइनर बैंड जो डीएनए बनाता है, यानी कि मैंने बोला मेजर बैंड में बल्क जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, वैसे ही माइनर बैंड में जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए। और आपको पता है इस सैटेलाइट डीएनए के अंदर डीएनए का कौन सा पार्ट आता है कि इसके अंदर आता है रिपीटेटिव पार्ट। रिपीटेटिव डीएनए का जो पार्ट होता है, रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो क्या होता है कि सैटेलाइट डीएनए के अंदर आता है, बाकी जो भी डीएनए है वो क्या होता है, बल्क जीनोमिक डीएनए के अंदर आता है। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि बल्क जीनोमिक डीएनए में भी आपने रिपीटेटिव डीएनए बताया है और सैटेलाइट डीएनए में भी आप बोल रहे हो कि रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रिपीटेटिव डीएनए देखो
ज्यादातर नॉन फंक्शनल पार्ट जो है डीएनए का, जो नॉन फंक्शनल डीएनए है उसमें रिपीटेटिव डीएनए का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए यानी कि जो बड़े बड़े रिपीटेटिव डीएनए होते हैं वो तो क्या करते हैं, यहीं पर मेजर बैंड में प्रेजेंट होते हैं और बल्क जीनोमिक डीएनए बनाते हैं, यानी कि मेजर बैंड बनाते हैं जो क्या बनाता है आगे जाके बल्क जीनोमिक डीएनए। लेकिन कुछ रिपीटेटिव डीएनए ऐसे होते हैं जिनके रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे, यानी कि कुछ छोटे छोटे जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, माइनर बैंड बनाते हैं। और इसी माइनर बैंड में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है कि माइनर बैंड बनाते हैं और इसी माइनर बैंड में सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है, डीएनए का वो टाइप जो क्या कर रहा है कि अपनी अलग पहचान बना रहा है। डीएनए का वो टाइप यानी कि रिपीटेटिव डीएनए का वो पार्ट जो अपनी अलग पहचान बना रहा है, वो छोटा वाला रिपीटेटिव डीएनए जो अपनी अलग पहचान बनाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी कि जब यूवी रेज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डाल रहे हैं, यूवी रेज जब डालते हैं तो यूवी रेज डालने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बनाने की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा कि सबसे पहले क्या किया है, देखो दोबारा से समझते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो मिजल्सन स्टॉल ने करवाया था वही हम यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों कि देखो सबसे पहले डीएनए लिया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, और अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है कि उनका फिक्स रहता है कि वो डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे काटती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी पड़ेगी वहां से तुम कटवा सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक HI थर्ड लिया था, HI थर्ड कहाँ पर काटता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जहां पर डीएनए का GGCC सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वहां पर HI थर्ड क्या कर देगा, उस डीएनए को काट देगा, ठीक है। तो डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों, डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े थे इनको हमने एक इसमें डाल दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं, इसका डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि मेजर ऑफ द डीएनए का पार्ट जो होता है वो क्या करता है, मेजर बैंड बनाते हैं, और कुछ डीएनए का जो हिस्सा होता है वो माइनर बैंड बनाता है। मेजर बैंड में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हम बल्क जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं। और बल्क जीनोमिक डीएनए में क्या होता है कि एक तो फंक्शनल डीएनए प्रेजेंट होता है, एक नॉन रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है और रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी कि जो बड़े बड़े रिपीटेटिव डीएनए थे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बल्क जीनोमिक डीएनए में। लेकिन कुछ रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और वो बोलते हैं कि हम अपनी अलग पहचान बनाएंगे। तो कुछ ऐसे रिपीटेटिव डीएनए जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं और माइनर बैंड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। जब यहाँ से क्या करेंगे हम कि यूवी रेज पास करवा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि हम यूवी रेज पास करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि क्या होता है कि इस तरह से माइनर और इस तरह से मेजर और माइनर पीक दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता है मेजर पीक किस डीएनए का बनेगा, जो डीएनए ज्यादा प्रेजेंट होगा, जिसका बैंड ज्यादा बड़ा होगा, वही क्या करेगा, यूवी रेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। भाई जिसका बैंड ज्यादा बड़ा होगा वो क्या करेगा, यूवी रेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ज्यादा अमाउंट में यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा ये डीएनए तो क्या होगा कि इसका जो पीक होगा वो भी क्या बड़ा बनेगा। लेकिन डीएनए का वो हिस्सा जो माइनर बैंड बना रहा है वो क्या करेगा, यूवी रेस को कम एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करेगा कि भैया जो ज्यादा यूवी रेस को एब्जॉर्ब करवा रहा है वो मेजर पीक बना रहा है, जो यूवी रेस को कम एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कर रहा है, माइनर पीक बना रहा है। तो मेजर पीक किस डीएनए से बनेगा, बल्क जीनोमिक डीएनए की वजह से। और माइनर पीक कौन से डीएनए बना रहे हैं कि ये सैटेलाइट डीएनए जो है वो माइनर पीक बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेजर ये क्या है कि ये मेजर पीक है, मेजर पीक है। तो इस मेजर पीक में क्या प्रेजेंट है, यानी कि ये किसका पीक है, बल्क जीनोमिक डीएनए का पीक है। मेजर पीक कौन बनाएगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसका बैंड ज्यादा बड़ा होगा, वो क्या करेगा, यूवी रेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो बल्क जीनोमिक डीएनए जो है उनका जो पीक होता है वो कैसा होता है, मेजर पीक होते हैं। जबकि ये जो माइनर पीक है ये क्या है, माइनर पीक। ये माइनर पीक किसके हैं कि ये माइनर पीक बने हुए हैं सैटेलाइट डीएनए से। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए आगे समझाती हूँ मैं एक चीज आपको कि सैटेलाइट डीएनए की कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ऐसे सैटेलाइट डीएनए या फिर ऐसे रिपीटेटिव डीएनए जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अपने आप में क्या करते हैं, माइनर बैंड बनाते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं। और ये सैटेलाइट डीएनए भी आगे जाकर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट
और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। क्या होता है कि मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। तो आपने देखा कि सैटेलाइट डीएनए ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सैटेलाइट डीएनए में क्या प्रेजेंट है कि सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट है। क्या है, सैटेलाइट डीएनए में सिर्फ और सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए ही प्रेजेंट है ना। सैटेलाइट डीएनए में क्या प्रेजेंट है बच्चों, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट है। तो यानी कि ये रिपीटेशन जो होता है, ये रिपीटेशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट यानी कि माइक्रो सैटेलाइट यानी कि कुछ अलग टाइप का रिपीटेटिव। रिपीटेशन तो दोनों में होगा क्योंकि सैटेलाइट डीएनए बना ही है रिपीटेटिव डीएनए से मिलकर। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट क्या कर रहा है, सैटेलाइट डीएनए बना रहा है। छोटे छोटे रिपीटेशन थे। तो सैटेलाइट डीएनए दो तरीके का होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट की स्टोरी समझते हैं, क्या होती है माइक्रो और मिनी सैटेलाइट की स्टोरी। सैटेलाइट डीएनए क्या बोला मैंने कि ये सैटेलाइट डीएनए भी दो तरीके का होता है। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। हमारा फोकस होगा किस पर, मिनी सैटेलाइट के ऊपर। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट के बारे में बहुत कम डिस्कशन हम करेंगे। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है कि ऐसे डीएनए रिपीटेशन या ऐसा रिपीटेटिव डीएनए जो कितनी बार रिपीट होता है कि जो 1 से 6 बेस पेयर्स में रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। यानी कि डीएनए का सीक्वेंस होता है ना यार बच्चों, ATGCGG मान लो। ठीक है, तो ATCGGG 1 से 6 बेस पेयर जो होते हैं, उनके 1 से 6 बेस पेयर वाला जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। यानी कि ऐसा रिपीटेटिव डीएनए जो जिसके बेस सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं कि 1 से 6 बेस पेयर्स क्या हो जहां पर प्रेजेंट हो, जो रिपीट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। तो पर यूनिट तो 1 से 6 बेस पेयर्स। ठीक है, और टोटल कितनी बार ये 1 से 6 बेस पेयर्स से मिलकर बने हुए जो डीएनए रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, ये टोटल कितनी बार रिपीट होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 बार रिपीट होंगे। और ए और जी क्या होता है कि ये एटी रिच होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एटी रिच होते हैं। यानी कि ए और टी का अमाउंट क्या होता है कि इन माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या बोला मैंने कि 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन होता है, 1 to 6 बेस पेयर्स लॉन्ग रिपीटेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो सैटेलाइट। और माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, एटी रिच होते हैं, A+T रिच होते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज SSR। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये सारी चीजें ना दोबारा आने वाली हैं। ठीक है, आगे आएंगे हम समझेंगे SSR क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि SSR क्या है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स को हम क्या बोल रहे हैं, SSR। यानी कि 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग जो रिपीटेशन होता है उसको हम बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। तो 1 से 6 बेस पेयर नहीं, मैं 4 बेस पेयर वाला बना के दिखाती हूँ आपको। तो मान लो ये ATAA, एक रिपीटेशन ये हो गया। ठीक है, ATAA ATAA। तो मैंने क्या बोला कि 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन को। तो ये मत बोलना मैम यहाँ पे बेस पेयर कहाँ बनाया, भैया एक डीएनए बनाया है ना, एक डीएनए का सीक्वेंस बताया ना, तो दूसरा वाला क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो तुम समझ लो, तो 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 6 तो नहीं बना के दिखाए, मैंने 4 बना के दिखाए। तो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस वाले, यानी कि ये 4 बेसिस वाले क्या होंगे, जो रिपीटेशंस क्या होंगे कि रिपीट होंगे। और कितनी बार रिपीट होंगे, मिनिमम 50 से 100 बार रिपीट होंगे। तो उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं कि वो वाला सैटेलाइट डीएनए होता है माइक्रो सैटेलाइट, और एटी रिच होता है। और यहाँ पर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। माइक्रो सैटेलाइट के बारे में सिर्फ इतना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा माइक्रो सैटेलाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है,
चलो भाई थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। अब हम बात करते हैं मिनी सैटेलाइट के बारे में। मिनी सैटेलाइट पे ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि मिनी सैटेलाइट के ऊपर ही हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहीं से निकलने वाला है, यही काम आएगा। यही वाला डीएनए क्या होगा, मिनी सैटेलाइट वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा। और ये कितने बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन है कि ये कम से कम 11 से 100 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन होता है। क्या होता है कि 11 से 60, 11 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग रिपीटेशन है। यानी कि यहां जहां पर 1 से 6 बेस पेयर था, ये कितना बेस पेयर है? 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन है। ये 80 रिच था। और मिनी सैटेलाइट क्या होता है? जीसी रिच होती है। क्या होता है? जीसी रिच होती है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ 11 से 60 बेस पेयर वाला मिनी सैटेलाइट बना के दिखाती हूँ आपको कि मान लो क्या हो, ए टी जी जी सी सी जी सी टी ए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये वाला रिपीटेशन 11 से 60 बेस पेयर। अब 60 तो मैं बना नहीं सकती, तो मैं 11 11 वाले रिपीटेशन बना के आपको दिखाती हूँ। सी सी जी सी टी ए जी। तो क्या बोला मैंने कि 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन होता है और क्या होता है? जीसी रिच होता है। क्या होता है बच्चों? जीसी रिच होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पर ये जो होता है ना कि ये 11 से 60 बेस पेयर है और मिनी सैटेलाइट 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन है, जबकि माइक्रो सैटेलाइट कितना था? 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेशन था। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा वो 80 रिच था, ये जीसी रिच था। मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर 1 से 6 बेस पेयर पर यूनिट में क्या होंगे? 1 से 6 बेस पेयर होंगे और वो कितनी बार रिपीट होंगे? मिनिमम 50 से 100 बार रिपीट होंगे। यहाँ पर यूनिट कितने होंगे? 11 से 60 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे और ये कितनी बार रिपीट होंगे कि ये मिनिमम रिपीट हो सकते हैं कि अलग अलग लोगों में क्या करते हैं? वेरी करते हैं, वेरिएबल होता है, यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं। जैसे मेरे अंदर अगर जो मिनी सैटेलाइट है वो 1000 बार रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर 1200 बार रिपीट हो, किसी और के अंदर 1500 बार रिपीट हो, किसी और के अंदर 750 बार रिपीट हो। यानी कि कितनी बार रिपीट होते हैं कि मिनिमम ये रिपीट होते हैं कितनी बार? 1000 से 2000 बार जो है ये रिपीट होते हैं। और एक पर यूनिट कितने बेस पेयर से मिलकर बनी होती है? 11 से 60 बेस पेयर से मिलकर बनी होती है। और ये जो मिनी सैटेलाइट है, आपको पता है कि ये जो मिनी सैटेलाइट है इसके भी आप प्रेजेंट होता है कि भैया दोनों तरफ क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है जो किससे कट होती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होती है। तो मान लो यहाँ पर जो थी ये जो मिनी सैटेलाइट है एक 11 से 60 बेस पेयर वाला, उस पर क्या है कि इधर की तरफ भी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है और इधर की तरफ भी क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये है रेस्ट्रिक्शन साइट। और ये इधर भी क्या है बच्चों कि ये यहां से यहां तक भी हुई रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि 11 से 60 बेस पेयर वाले मिनिमम 1000-2000 बार रिपीट होने वाले क्या होते हैं? ये रिपीटेशन होते हैं डीएनए के, जिसको हम बोल रहे हैं मिनी सैटेलाइट। अब दूसरी चीज ये देखना कि ये जो मिनी सैटेलाइट होता है ना, इसमें दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। और अभी मैंने बताया कि ये जो आपका मिनी सैटेलाइट है इसमें ये जो रिपीटेशंस हैं ये क्या होते हैं? वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। मुझ में कुछ हो रहे हैं, मेरे में 1000 बार रिपीट हो रहे हैं, आप में 2000 बार हो रहे हैं, किसी में 1100 बार हो रहे हैं, किसी में 750 बार हो रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये टू एडजस्टेंस क्या है? टू एडजस्टेंस जो बेस पेयर हैं, जो टू एडजस्टेंस रिपीट बेस पेयर्स हैं। तो एडजस्टेंस के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रही है हमारी एनसीईआरटी, टेंडम रिपीट्स। क्या यूज कर रही है? टेंडम रिपीट्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मिनी सैटेलाइट में ये जो टेंडम रिपीट्स होते हैं, दो एडजस्टेंस बेस पेयर्स हैं, तो दो एडजस्टेंस बेसिस के बीच में यानी कि दो टेंडम जो रिपीट्स होते हैं ये क्या होते हैं? पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, यानी कि वेरिएशन होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मेरे अंदर कुछ हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ हो रहे हैं, और जब मेरे अंदर जितना है उतना आपके अंदर नहीं है। यानी कि हमारा जो ये जो मिनी सैटेलाइट वाला ये रिपीटेशन है, ये ना मुझे मेरे अंदर जो है वो आप में मैच नहीं करेगा, आपके अंदर जो है वो किसी और से मैच नहीं करेगा। तो यही तो हमने बोला था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी तो यही होता है कि जो डीएनए यूनिक होता है वो किसी से मैच नहीं करता है। इसी वजह से हम
पकड़े जाते हैं। यानी कि ये बोला जा सकता है कि ये जो मिनी सैटेलाइट में ये टेंडम रिपीट्स होते हैं, ये किसका बेस है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्या है कि इसको हम एक नाम देंगे VNTR। तो दीज टेंडम रिपीट्स, क्या बोल सकती हूँ मैं कि ये जो टेंडम रिपीट्स होते हैं, टेंडम किसको बोला है मैंने, दो एडजस्टेंस बेसिस के बीच, दो जो एडजस्टेंस है पास पास वाले बेसिस हैं, उनको हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, टेंडम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो दीज टेंडम रिपीट्स, these tandem repeats are highly variable. These tandem repeats are highly variable in numbers. हाईली वेरिएबल है क्या, टेंडम रिपीट्स जो है वो हाईली वेरिएबल है। आपका और मेरा सिमिलर नहीं होगा, आपका किसी और से पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलेगा। तो यही क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मैंने बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दोनों तरफ इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, और यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, VNTR। व्हाट इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, सो दे ऑल्सो कॉल्ड इज, सो they are also called as VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। VNTR की फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि ये जो VNTR है, ये दोनों के दोनों तरफ किस, VNTR के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, GGCC, यानी कि एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस हिस्से को, डीएनए के जिस हिस्से को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो यहाँ पर VNTR के दोनों तरफ क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लाइन लिख सकती हूँ कि VNTR आर फ्लैंक्ड बाय रेस्ट्रिक्शन साइट। VNTR are flanked on both the side by restriction site। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, प्रेजेंट होती है कहाँ पर, VNTR के दोनों की तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला है कि ये जो नंबर ऑफ VNTR होता है, जो ये जो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है। क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन, एक सेकेंड पहले तो एडजस्टेंट यानी कि टेंडम की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया है, टेंडम, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या बोला मैंने कि VNTR जो है इसका नंबर क्या होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है। पता है, पर्सन टू पर्सन तो अलग है कि मान लो मैं आपकी मैम निक्की मैम, मेरा VNTR का जो नंबर है वो क्या होगा कि जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है, मान लो कि कोई यश है मेरा स्टूडेंट, उससे क्या होगा, मेरे VNTR का नंबर और उसके VNTR का नंबर अलग हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं कि दो इंडिविजुअल्स का VNTR अलग अलग होता है, यहाँ तक कि मेरी जो दो अलग अलग क्या होंगी कि मेरे अंदर जो दो क्रोमोसोम्स होंगे, मान लो कि मेरे अंदर क्या है कि एक तो यश का और आपकी एक निक्की मैम है, उनका VNTR का नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि दोनों के अंदर वेरिएशंस होंगे, पहली चीज। अब मान लो कि निक्की मैम का जो क्रोमोसोम नंबर 15 है उसका VNTR अलग होगा और निक्की मैम के क्रोमोसोम नंबर 20 का VNTR क्या होगा, अलग होगा। और यहाँ तक कि निक्की मैम के क्रोमोसोम नंबर 20 की जो दो कॉपीज है, क्या होता है क्रोमोसोम नंबर की भाई क्रोमोसोम नंबर 20 दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 20 के दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें भी क्या होगा, VNTR का नंबर अलग होगा। यानी कि पर्सन टू पर्सन तो क्या होता है, VNTR का नंबर अलग होता ही है। एक ही इंसान के दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में भी VNTR का नंबर अलग होता है, और क्या इसके अलावा कि एक ही इंसान के दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होता है, VNTR का नंबर अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप सोचो
कि VNTR का नंबर पर्सन टू पर्सन तो अलग है, मेरे क्रोमोसोम 16 में और क्रोमोसोम 20 में दोनों में VNTR का नंबर अलग होगा। या और जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे क्रोमोसोम नंबर 20 की मेरे पास में 2 कॉपी प्रेजेंट है, तो दोनों की दोनों कॉपीज में भी क्या होगा, VNTR का नंबर अलग अलग होगा। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होता है, VNTR का नंबर अलग अलग होता है। तो आप सोचो कि VNTR का नंबर इतना वेरिएबल क्यों होता है, इतना अलग क्यों होता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी VNTR का नंबर क्या है, अलग है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों होता है, ये आप दिमाग लगाइए। तब तक मैंने जो अभी आपको बताया है वो मैं लिखती हूँ। नंबर ऑफ VNTR are variable. Number of VNTR are variable from person to person. पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम क्रोमोसोम एंड फॉर क्रोमोसोम टू, क्रोमोसोम भी क्या होगा, अलग होगा। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 17 में अलग है तो 20 में क्या होगा, अलग होगा। तो दो अलग अलग लोगों में अलग अलग है VNTR का नंबर। क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम क्या है, अलग है। और इसके अलावा नंबर ऑफ VNTR कहां पर अलग है कि नंबर ऑफ VNTR आर ऑल्सो वेरिएबल even in homologous chromosome. ठीक है, क्या बोला कि पर्सन टू पर्सन तो VNTR का नंबर अलग है, ठीक है। मेरे दो अलग अलग क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 20 में भी VNTR का नंबर अलग है। और यहाँ तक कि क्रोमोसोम नंबर की जो 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 20 या किसी भी क्रोमोसोम नंबर की 2-2 कॉपी, हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है हमारे पास में, तो उसमें भी क्या है कि उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी VNTR का नंबर अलग है। तो इसका रीजन आप फिगर आउट करो, तब तक मैं आपको विद एग्जाम्पल क्या है ये बनाकर दिखाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक सेकेंड, ये है क्रोमोसोम नंबर 15 किसका, मेरा ये, और तो किसका होगा, ठीक है। और ये क्रोमोसोम नंबर 15 की एक और कॉपी है मेरी। ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 15 की दोनों कॉपीज मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। मान लो ये जो क्रोमोसोम नंबर 15 है, इसमें VNTR जो रिपीट्स हो रहे हैं, VNTR का नंबर है जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, वो मान लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 15 की जो एक और कॉपी मेरे पास में प्रेजेंट है, उसमें VNTR का नंबर है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 15 की एक कॉपी मुझे कहाँ से मिली है, मेरे फादर से मिली है, और क्रोमोसोम नंबर 15 की एक कॉपी मुझे मिली है अपनी मदर से। तो जो मान लो कि मुझे मदर से जो मिली है कॉपी, उसमें VNTR का नंबर कितना है, 7 है। और जो मेरे को फादर से मिली है क्रोमोसोम नंबर 15 की दूसरी कॉपी, वो कहाँ से, उसमें VNTR का नंबर कितना है, 11 है। तो मैंने यही तो बोला कि क्या होता है कि जो पर्सन टू पर्सन है वो तो VNTR का नंबर वेरिएबल होगा, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी क्या होगा, VNTR का नंबर वेरिएबल होगा। और यहाँ तक कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होगा, VNTR का नंबर अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हमें एक कॉपी अपने पेरेंट्स से, जो हमें क्रोमोसोम्स की कॉपी मिलती है 23 क्रोमोसोम की कॉपी, तो एक कॉपी कहाँ से मिली है, हमें पापा से मिली है, और एक कॉपी हमारे अंदर कहाँ से आई है, मम्मी से आई है। तो जब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो जो पापा से कॉपी आएगी उसमें VNTR का नंबर क्या होगा, अलग होगा। जो मम्मी से हमारे अंदर कॉपी आई है, उसमें उस क्रोमोसोम में VNTR का नंबर क्या होगा, अलग होगा। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी अलग होगा, पर्सन टू पर्सन भी VNTR का नंबर वेरिएबल होगा, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होगा, VNTR का नंबर अलग अलग होगा। लेकिन सवाल पूछता है भारत मेरी तरफ से आपसे कि क्या मेरी यहाँ की सेल का VNTR का नंबर और मेरी यहाँ की सेल के VNTR का नंबर सिमिलर होगा क्या, क्या सिमिलर होगा। तो यहाँ पर हमेशा दिमाग लगाना
क्योंकि हम इतनी वेरिएबिलिटी पढ़ रहे हैं किसके अंदर, VNTR का नंबर। तो ये मत सोचना कि यहाँ की सेल का क्रोमोसोम्स में जो VNTR का नंबर होगा वो यहाँ की सेल का जो क्रोमोसोम का, मान लो कि यहाँ की सेल का क्रोमोसोम 16 है और यहाँ की सेल का क्रोमोसोम नंबर 16 है, तो उसका VNTR अलग अलग होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम आए हैं मम्मी और पापा से, वो हमारे अंदर कहाँ पर आए कि जाइगोट जब बना है, तब जाइगोट में क्या हुआ है, जाइगोट कैसे बना है, स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होने से। तो 23 क्रोमोसोम यहाँ से आ गए, 23 क्रोमोसोम हमें यहाँ से मिल गए, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम की यहाँ से, 23 क्रोमोसोम यहाँ से, तो क्या हुआ है कि 23 क्रोमोसोम्स के पेयर बन गए हमारी बॉडी के अंदर, 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जाइगोट से ही तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी बनी है। तो जाइगोट से जब पूरी की पूरी बॉडी बनी है, तो यहाँ पर जितने भी क्या होने थे कि जितने भी VNTR में वेरिएशन आने थे वो पहले से आए हैं जाइगोट के अंदर। अब उसी जाइगोट से जब मेरी बॉडी क्या हो रही है, बन रही है, तब क्या होगी कि सभी के सभी जो सेल्स होंगी मेरी, उनमें क्या होगा कि जैसे सिर की क्रोमोसोम नंबर 16, सिर की सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 16 का मैं VNTR देख रही हूँ, तो यहाँ के सेल के अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर 16 का VNTR होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो एक ही इंसान की किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अलग अलग हो सकता है VNTR का नंबर, पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग हो सकता है, लेकिन एक ही इंसान की, एक ही इंडिविजुअल की दो अलग अलग सेल्स में क्या होता है, VNTR का नंबर जो है वो अलग अलग नहीं होता है, क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है। तो ये वाली बात हो गई। अब मैं बोल रही थी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 15 है ये मेरा, क्रोमोसोम 15 की एक कॉपी मुझे मम्मी से मिली है, एक कॉपी मुझे पापा से मिली है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि मान लो कि ये जो मम्मी से मिली है कॉपी, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, क्या आपको पता है कि क्रोमोसोम्स के सॉरी VNTR के दोनों साइड में क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो मान लो कि ये GGCC जो है ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये जो है GGCC ये भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। इधर की तरफ भी क्या है कि इस VNTR के साइड में रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, ठीक है। हम अभी एक ही एग्जांपल ले रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के HAE3, और वो वहाँ कहाँ पर काटती है, DNA को GGCC सीक्वेंस पर काटती है, इसलिए बार बार हम GGCC लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है HAE3 के अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होती, हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे DNA को काटती है, उसकी एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। तो VNTR के दोनों तरफ क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल होती है। ये जो क्रोमोसोम नंबर 15 है ये वाला, तो इस क्रोमोसोम नंबर 15 का ये जो बॉक्स बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर कितनी बार कि VNTR जो है वो 7 बार जो है, यानी कि VNTR का नंबर कितना है यहाँ पर 7 है, कितनी बार रिपीट होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स 7 टाइम रिपीट्स हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्रोमोसोम नंबर 15 जैसे मान लो कि मुझे मिला अपने फादर से, तो इसको बना कर देखते हैं, दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है, GGCC, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 11 बार, तो 11 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो टेंडम रिपीट्स जो रिपीट हो रही है, मान लो कि वो एक सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ के लिए वो सीक्वेंस है जो हमने पिछली बार बनाया, उसको देख लेते हैं कितना है, ATGGCC, इस पर यूनिट में जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो VNTR है इसका सीक्वेंस है ATGGCC, ATGGCC GCTAG, GCTAG, ठीक है। तो पर यूनिट VNTR जो है, पर यूनिट जो रिपीट हो रहा है वो DNA, उस DNA का सीक्वेंस क्या है, ATGGCC GCTAG, ठीक है। ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ पे 7 टाइम रिपीट हो रहा है, यही सीक्वेंस यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 11 बार रिपीट हो रहा है। तो ATGGCC, या फिर मत ही लिखो ना, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है
हमारा कितनी टाइम्स है कि 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ VNTR कितनी बार रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर 11 बार रिपीट हो रहा है। अब लेके आते हैं हम क्या, हम लेके आते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी, HAE3। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है HAE3, ये क्या करेगी कि जहां पर क्या होगी GGCC सीक्वेंस होगा, GGCC सीक्वेंस होगा, वहां पर क्या करेगी कि ये काट देगी इसको, DNA को। तो देखो कि यहाँ से यहाँ तक क्या किया इसने, काट दिया। ये HAE3 ने क्या कर लिया कि ये काट दिया, ये यहाँ पे यहाँ तक भी क्या कर दिया कि इसने काट दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पर्सन टू पर्सन तो VNTR अलग होगा, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम में भी VNTR का नंबर क्या होगा, अलग होगा, और यहाँ तक कि मेरे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होगा, VNTR का नंबर अलग होगा, ठीक है। तो क्यों अलग होगा, क्योंकि हमें एक कॉपी कहाँ से मिली है, हमारे पेरेंट्स में से एक कॉपी मम्मी से मिली है और एक कॉपी पापा से मिली है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख के बताती हूँ कि VNTR का नंबर जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ VNTR आर वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, नंबर ऑफ VNTR आर ऑल्सो वेरिएबल इवन इन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इस वजह से होता है, दैट इज VNTR शो हाई वेरिएशन। क्या शो करते हैं VNTR, हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन शो करता है, या हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, VNTR शो करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकती हूँ कि VNTR वेरिएशन शो करता है। क्या शो करता है बच्चों, वेरिएशन शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि VNTR शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म या वेरिएशन शो करता है, और एंड इट इज द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। और ये क्या है कि इसी वजह से DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या है, बेसिस है क्या, हमारा VNTR। यानी कि हमने यही तो बोला है कि मेरा VNTR जो होगा वो आपके VNTR से मैच नहीं करेगा। यहाँ तक कि एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम में मेरा VNTR दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की कॉपी से क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो मैं कोई भी कांड करूंगी तो वही VNTR का सीक्वेंस देखा जाएगा, और उसी VNTR के सीक्वेंस में क्या कर लिया जाएगा, पता लगा लिया जाएगा कि मैंने ही तो कहीं कोई कांड नहीं किया है। तो VNTR क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में कि वेरिएशन शो करते हैं। इसी वजह से ये क्या है, VNTR जो है वो क्या है हमारा कि भैया ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। अब अगर साइज की बात करें तो NCERT जो है साइज बता रही है किसका, VNTR का साइज बता रही है कि VNTR का साइज होता है 0.1 to 20 KB। कितना होता है कि VNTR का साइज होता है 0.1 से 20 KB का क्या होता है, VNTR का साइज होता है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने VNTR का साइज अभी बताया था मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में, तो कि है ना सॉरी VNTR तो कहाँ पर है हमारा, उसके अंदर है मिनी सैटेलाइट के अंदर। तो मिनी सैटेलाइट में अभी मैंने आपको बताया कि ये कितना होता है कि 11 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग रिपीटेशन है। तो 11 to 60 बेस पेयर जो लॉन्ग रिपीटेशन है वो मैंने बात की थी पर यूनिट साइज की। 11 से 60 बेस पेयर जो लॉन्ग रिपीटेशन है वो क्या है, पर जो है हमारा यूनिट है। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे DNA की लेंथ की बात करूं तो वो कितनी बता रही है NCERT, 0.1 से 20 KB। और 0.1 से 20 KB को मेरे को क्या करना हो कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये कितना हो गया ऑल ओवर कि ये 1000 से लेकर 20,000 टाइम का क्या होता है, लंबा रिपीटेशन होता है VNTR। तो पर यूनिट के हिसाब से मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, और जो NCERT बता रही है वो भी सही है, यानी कि दोनों ही क्या है, डाटा सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। पहले तो साइज बताते हैं VNTR की। तो VNTR का साइज कितना होता है कि साइज ऑफ 0.1 to 20 KB, यानी कि 100 से 20,000 बेसिस क्या होती है, इसकी साइज होती है, ठीक है। तो वो वाली भी याद रखना कि 11 से 60 बेसिस क्या बोला है मैंने कि वो जो 11 से 60 बेस पेयर वो बताया वो पर यूनिट का साइज बताया। ये क्या है, ये कंप्लीट लेंथ का साइज है। तो ये इतना साइज होता है। और हमने क्या बोला है कि हर एक बच्चा क्या करता है
कि हर एक बच्चे के अंदर जो VNTR है यानी कि जो क्रोमोसोम्स है उसमें एक क्रोमोसोम की नंबर की कॉपी कहाँ से आती है, एक कॉपी आती है हमें पापा से मिलती है, एक मम्मी से मिलती है, यानी कि आधा जो DNA है वो हमारा पापा का है, आधा DNA हमारे अंदर मम्मी का है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताते हैं VNTR, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा VNTR किसी और के VNTR से मैच नहीं करता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी VNTR के नंबर में वेरिएशन का रीजन क्या है, यही है, क्या है कि एवरी चाइल्ड रिसीव्स, क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर, एवरी चाइल्ड रिसीव्स, every child receives half of VNTR from father and half from mother. ठीक है, आधा हमें कहाँ से मिलता है, VNTR पापा से मिलता है, आधा हमें मम्मी से मिलता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम की कॉपी कहाँ से आती है, पापा की तरफ से आती है, और एक क्रोमोसोम की कॉपी कहाँ से आती है, मम्मी की तरफ से आती है। तो ये जो एक सीक्वेंस था उसमें क्या था कि 11 से 60 बेसिस क्या हो सकता है कि 11 से 60 बेसिस जो है आपकी मिनी सैटेलाइट का क्या हो सकता है कि सॉरी हाँ, मिनी सैटेलाइट का क्या है कि लॉन्ग रिपीटेशन होता है 11 से 60 बेस पेयर। लेकिन अगर पूरे के पूरे DNA की बात की जाए तो उसकी साइज कितनी होती है, 100 से 20 बेसिस होती है पूरे के पूरे। और मम्मी का VNTR और पापा का VNTR क्या होता है, अलग अलग होगा। इसी वजह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में VNTR क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का VNTR भी अलग अलग होता है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 7 रिपीटेशन थे, VNTR नंबर 7 था तो 7 टाइम हमने लिख लिया। यहाँ पर कितना था, टोटल 11 टाइम पे जो था VNTR का नंबर था। अब मान लो कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम जो है कि भैया होमोलोगस क्रोमोसोम्स में तो अलग होते ही है, इसी वजह से होता है क्योंकि एक कॉपी कहाँ से आई, पापा से, एक कॉपी मिली हमें मम्मी से। अब मान लो ये जो क्रोमोसोम नंबर 50 है, ये क्रोमोसोम नंबर 15 जो है वो यश का है, क्रोमोसोम नंबर 15। ये वाला जो क्रोमोसोम्स नंबर 15 है वो किसका है, निक्की मैम का है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग लोगों के हम क्या करेंगे कि एग्जैक्टली क्रोमोसोम नंबर 15 यानी कि यश का भी क्रोमोसोम नंबर 15 लिया है मैंने और मेरा भी क्रोमोसोम नंबर 15 लिया है मैंने। ठीक है, तो जब मैं देखूंगी तो मैं देखूंगी कि यश वाले में तो 7 टाइम VNTR रिपीट हो रहा है और मेरे वाले में 15 टाइम क्या हो रहा है, VNTR रिपीट हो रहा है। अब हमें बताइए कि VNTR के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। और इस रेस्ट्रिक्शन साइट से क्या करेगा कि रेस्ट्रिक्शन साइट पर आकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस DNA को काटेगा। तो मान लो कि यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट GGCC प्रेजेंट है, इधर भी रेस्ट्रिक्शन साइट GGCC प्रेजेंट है। HAE थर्ड ने क्या करा, GGCC वाले सीक्वेंस पर ही काटता है उसी लोकेशन पर। तो HAE थर्ड को हम लेके आए और उसने क्या कर दिया, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस रेस्ट्रिक्शन साइट को काट दिया। जैसे ही काटा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो DNA की लेंथ है यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इसको काट देगी DNA के टुकड़े को तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन लेंथ। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिला है वो इतना है। तो देखो कि जहाँ पर VNTR का नंबर कम था, नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ टेंडम रिपीट्स का नंबर कम था, वहां पर जो साइज है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद में हमें क्या मिला, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की साइज क्या होती है, कम होती है। लेकिन जहां पर VNTR का नंबर ज्यादा होता है वहां पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट VNTR का नंबर अलग अलग होगा सभी लोगों में। ठीक है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी अलग होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसके साथ साथ सिर्फ VNTR ही अलग नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो होगा वो भी क्या होगा कि दो अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। क्योंकि VNTR का नंबर जब अलग है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटेगी उसको तब क्या होगा कि उसका रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, दो लोगों में अलग होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, लिखूं ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये इधर भी क्या प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या है, हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन साइट थी और ये वाली भी क्या थी, रेस्ट्रिक्शन साइट थी। जिसको क्या किया कि इन दोनों को हमने क्या करवाया यहाँ पे कि इन दोनों को हमने किससे कट करवाया, कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या हुआ है
कि अगर मेरा क्रोमोसोम नंबर 15 है, दोनों के दोनों मेरे ही क्रोमोसोम नंबर 15 है, मेरा ही होमोलोगस क्रोमोसोम है, तब भी VNTR का नंबर अलग अलग है। और अगर मैं यश का और निक्की का क्रोमोसोम नंबर 15 का VNTR देखना चाहती हूँ तो वो भी क्या होता है कि वो दोनों भी अलग अलग होंगे। लेकिन जब मेरे वाले क्रोमोसोम नंबर 15 को मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों के दोनों VNTR, किसी का भी VNTR हो, दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होगी, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी। तो जब निक्की मैम के VNTR को, जब निक्की मैम के किसको VNTR को काटा जाएगा तो दोनों तरफ जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट, सॉरी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगी और जो मिलेगा हमें उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। ऐसे ही निक्की मैम का काटने के साथ साथ कि भैया यश वाला जो VNTR था उसमें भी दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, जिसको क्या काटेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा। तो यहाँ पर भी जो मिला उसको हमने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। अब देखो दो अलग अलग लोगों के VNTR पर प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शन साइट को जब सिमिलर टाइप के HI थर्ड से काटा है, दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट GGCC क्या है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम में सिमिलर है, निक्की मैम वाले में भी और यश वाले में भी। तो जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स का VNTR, मेरा तो अलग होगा VNTR, उसका भी अलग होगा, लेकिन हम दोनों के क्रोमोसोम, हम दोनों का जो VNTR है उस पर प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शन साइट को भी जब हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, तब भी क्या होगा कि तब भी हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, अलग होगा। यानी कि मेरे दो अलग अलग क्रोमोसोम में तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग आएगा ही आएगा, मेरे सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग आएगा। लेकिन अगर मैं यश का VNTR लूं, मेरा VNTR लूं और उसको दोनों के VNTR को हम सिमिलर टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें, तब भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। दोनों का जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसको NCERT बोलती है RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि VNTR तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता ही है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का लेंथ भी क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो देखिए इधर कि RFLP क्या होता है बच्चों, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या होता है कि जब दो अलग अलग जीनोम, यानी कि दो अलग अलग लोगों के जीनोम को यानी कि DNA को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हेन जीनोम ऑफ टू इंडिविजुअल्स, क्या हुआ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, कि व्हेन जीनोम ऑफ टू इंडिविजुअल्स are cut by same restriction enzyme, are cut by same restriction enzyme, length of restriction fragment are length of restriction fragment obtained for both are different। कि क्या होगा जब दो अलग अलग जीनोम वाले लोगों का सिमिलर टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करेंगे कि उसको कट करेंगे, दो अलग अलग जीनोम यानी कि दो अलग अलग लोगों के जीनोम को सिमिलर टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, तब क्या होगा, उनके रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। और RFLP यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो सकती है, एक ही कंडीशन में क्या हो सकती है बच्चों, सिमिलर हो सकती है। क्या हो सकती है कि एक ही कंडीशन में ये सिमिलर हो सकती है। किस कंडीशन में सिमिलर हो सकता है कि RFLP पैटर्न
क्या हो सकता है, दो ही कंडीशन में क्या हो सकता है, दो केसेस में क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। कौन कौन से दो केसेस, कि एक तो क्या हो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, कि इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं तो सब कुछ सिमिलर है, तो भैया VNTR भी नंबर सिमिलर होगा, और जब VNTR नंबर सिमिलर होगा तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट भी क्या होगा, सिमिलर होगा। और क्या हो सकता है कि एक ही इंसान की जो दो अलग अलग सेल्स होंगी उसमें भी क्या होगा, RFLP क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि VNTR भी क्या होता है वहां पर सिमिलर होता है, ठीक है। तो इन टू डिफरेंट सेल्स, इन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम पर्सन, तो एक ही इंसान की दो अलग अलग सेल्स में भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और एक ही इंसान की क्या होगा, दो अलग अलग सेल्स में सिमिलर होगा, RFLP और VNTR भी, और DNA फिंगरप्रिंटिंग भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो तीन चीजें याद रखना कि एक ही इंसान की दो अलग अलग सेल्स में तो सिमिलर होगा, लेकिन VNTR क्या होगा, एक ही जो सेल होगी उसके क्रोमोसोम्स के नंबर जो अलग अलग होंगे उनमें अलग अलग होगा, और क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्या होगा कि अलग अलग होगा। और एक इंसान का दूसरे इंसान से तो DNA फिंगरप्रिंटिंग भी अलग होगा, RFLP भी अलग होगा, और VNTR भी अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और कि देखो मैं आपको बता देती हूँ, VNTR, नंबर ऑफ VNTR, क्या बोला मैंने यहाँ पर, नंबर ऑफ VNTR या लेंथ ऑफ VNTR, इधर तो नहीं लिखा दिया, नहीं, नंबर ऑफ VNTR या लेंथ ऑफ VNTR is specific for each individual, क्या बोला कि नंबर ऑफ VNTR या लेंथ ऑफ VNTR क्या होती है कि हर एक इंसान के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी VNTR का नंबर अलग है, होमोलोगस क्रोमोसोम में भी VNTR का नंबर अलग है, तो क्या होगा, RFLP भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही कंडीशन, मतलब सॉरी दो ही कंडीशन में सिमिलर हो सकता है RFLP, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, क्योंकि वहां पर DNA फिंगरप्रिंटिंग भी सिमिलर होगा और VNTR का नंबर भी सिमिलर होगा। और दूसरा, एक ही इंसान की दो अलग अलग जो सेल्स होती है उसमें भी क्या होगा, VNTR का नंबर सिमिलर होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग सिमिलर होगी, और RFLP भी क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा। सो ओके,